हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसके बारे में जानेंगे कि कैसे जब संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है। एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जिसको लेके परेशान रहते हैं कि आखिर जब संविधान में संशोधन करना पड़ता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर आगे इसके बारे में, इस प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए उसके भाग 20 में जो अनुच्छेद 368 है, जो आर्टिकल 368 है, उसमें संशोधन का प्रावधान किया गया है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो जो भी हमारा भाग 20 है, उसी में सिर्फ एक ही आर्टिकल दिया गया है जो संशोधन की बात करता है। और इसमें देखिए संशोधन के तरीके भी दिए गए हैं। क्या तरीके दिए गए हैं? सबसे पहले देखिए हम तरीकों के बारे में ही जान लेते हैं कि वो क्या तरीके हैं जिससे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए, जब हमें संविधान में संशोधन करना होता है तो उसकी शुरुआत जो होती है वो संसद के किसी भी सदन में आपको एक विधेयक पेश करके किया जाता है। यानी सबसे पहले एक बिल जो है, एक विधेयक जो है वो संसद में पेश होता है। सबसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उस ड्राफ्ट को पेश किया जाता है संसद में, फिर उस पर बहस होती है। देखिए अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो हम किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं उस संशोधन के विधेयक को। ऐसा नहीं है कि केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा या केवल राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा, बल्कि संसद के जो दोनों सदन है उसमें से आप किसी में भी पहले जो है उस विधेयक को पेश कर सकते हैं। उसके बाद होता है उस विधेयक को किसी भी मंत्री या कोई गैर सरकारी जो सदस्य होता है वो सदन में पेश कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक तो आप किसी भी सदन में उस विधेयक को पेश कर सकते हैं, और दूसरा उसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की भी ज़रूरत नहीं होती है। तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि विधेयक जो है उसको दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित कराना ज़रूरी है। विशेष बहुमत से पारित कराना ज़रूरी है। ये जो बहुमत होगा ये 50% से ज़्यादा, यानी जितने भी सदन में कुल मेंबर्स हैं उनकी संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी कि वो जो विधेयक जो आपने सदन में पेश किया है, सदन में जितने भी मेंबर्स हैं उनके कम से कम 2/3 मतदान जो है वो वोटिंग जो है उस पर होनी चाहिए। इसके बाद हर सदन में विधेयक को अलग अलग देखिए पारित कराना होता है। एक सदन से पास हो गया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि लोकसभा में पास हो जाता है, तो फिर उतने ही मतदान से हमें उसे दूसरे सदन में पास कराना ज़रूरी है। तो पहले एक सदन में पास हुआ, विशेष बहुमत से वहाँ पे पारित हो गया, अब हमें दूसरे सदन में, अब दूसरे सदन में हो जाता है, तो अलग अलग पारित कराना ज़रूरी है। दोनों सदनों के बीच मान लीजिए असहमति हो गई अगर उस विधेयक को लेकर, है ना, एक सदन कहता है कि इस पे ऐसी चीज़ होनी चाहिए, दूसरा उस पे सहमति नहीं दे रहा है, दूसरा, दोनों में असहमति हो गई, तो दोनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक बुलाने का यहाँ पे देखिए, वैसे तो कोई भी विधेयक, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहूँगी कि कोई विधेयक पे जब असहमति होती है तो उनकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। लेकिन जब संविधान में संशोधन करने का कोई विधेयक पर असहमति होती है ना, दोनों सदनों में टकराव होता है, असहमति होती है, तो वहाँ पर देखिए संयुक्त बैठक बुलाने का भी कोई प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पर। इसके बाद आता है 5वां पॉइंट, जो याद करने के लिहाज से इजी है। दोनों सदनों में अब विधेयक पास हो जाता है मान लीजिए, तो वो राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है ना, प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भेजा जाता है, और जब प्रेसिडेंट उस पर सहमति देते हैं तब जाके वो एक एक्ट बनता है। तो अगला पॉइंट यही है कि राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देते हैं तो वो ना तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं, ना संसद के पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो राष्ट्रपति यानी कि जो प्रेसिडेंट है उनको उस पर अपनी सहमति देनी होती है। इस तरह से जो प्रेसिडेंट है वो जो आर्टिकल 111 है उसके तहत साधारण विधेयक को अपनी परमिशन के लिए, अपनी अनुमति के लिए भेजे जाने पर उसे अनुमति ना देकर सदन को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन जब 368 के तहत हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई संशोधन का प्रावधान, कोई संशोधन करना है, तो प्रेसिडेंट उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये जो 111 वाली हमने बात की है, ये हम साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं।
कोई भी सिंपल अगर बिल है तो अगर हमें कोई और चीज़ अमेंडमेंट करनी है तो वहाँ पे तो उसको पुनर्विचार के लिए प्रेसिडेंट लौटा सकते हैं। लेकिन अगर बात है 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की तो उसको वो उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं, उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। अब जैसे ही प्रेसिडेंट की जो स्वीकृति मिल जाती है, उनकी परमिशन मिल जाती है उस विधेयक को, तो वो एक एक्ट बन जाता है, एक अधिनियम बन जाता है। संविधान में अधिनियम के तहत इस वर्ड का समावेश कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सबसे पहले हम विधेयक को, हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, किसी भी सदन में पेश करने के बाद जब वो एक सदन में पास हो जाता है तो फिर उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में पास होने के बाद अगर उनमें कोई असहमति है तो उनकी संयुक्त बैठक बुलाने का देखिए कोई प्रावधान नहीं है। और मान लीजिए वो दोनों सदन में पास हो गया तो फिर प्रेसिडेंट की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, वहां से भी पास होने के बाद वो एक एक्ट बन जाता है। तो इस तरह से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि जो आर्टिकल 368 है उसमें 3 तरह के संशोधन की जो है देखिए व्यवस्था की गई है। कितने तरह के संशोधन दिए गए हैं? एक है हमारा संसद के साधारण बहुमत से, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत से और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत से और साथ ही आधे राज्यों के विधानमंडल के बहुमत के द्वारा, यानी आधे राज्यों का हमें बहुमत चाहिए होता है तीसरे तरह के संशोधन के लिए। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले वे प्रावधान देखेंगे जिसमें हम संसद के साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। तो पहला है नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अगर नए राज्यों का प्रवेश करना हो, गठन की बात हो, अगर इससे रिलेटेड कोई संशोधन करना है तो साधारण बहुमत से होगा। इसी तरह से दूसरा है नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमा, राज्यों के नाम में परिवर्तन। तीसरा है राज्य विधान परिषद का निर्माण और उसकी समाप्ति। राज्य विधान परिषद है, उसका निर्माण करना है, उसकी समाप्ति करनी है, तो वो भी साधारण बहुमत से हो जाएगा। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, उनकी सैलरी वगैरह है, वो भी सीमा आएगी। या दूसरी अनुसूची में जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, न्यायाधीश वगैरह हैं, इनकी जो भी उपलब्धियां, विशेष अधिकार हैं, ये सब भी हमारे साधारण बहुमत में ही आते हैं। इसी तरह से जो संसद है उनकी प्रक्रिया के क्या नियम हैं, पार्लियामेंट की हमारा क्या प्रोसीजर होगा, उसके क्या क्या रूल्स बनेंगे, इससे रिलेटेड कोई संशोधन है तो वो भी साधारण बहुमत से हो जाएगा। संसद में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के बारे में, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है। संसद और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन, जो इलेक्शन होते हैं। 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र जो हैं और जो उनके जो अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन कैसे चलेगा वो, और इसके साथ ही जो 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का एडमिनिस्ट्रेशन, उनका प्रशासन दिया है, ये भी हमारे साधारण बहुमत से ही आएंगे जो संशोधन के विषय हैं। अब बात कर लेते हैं विशेष बहुमत की। जो दूसरा तरीका दिया है वो है विशेष बहुमत का। विशेष बहुमत का मतलब है कि कुल सदस्यों के, जो सदन के कुल मेंबर्स हैं, उनके 2/3 बहुमत की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हमें विशेष बहुमत से संशोधन करना होता है। संसद के विशेष बहुमत से संशोधन के देखिए कुछ उदाहरण हैं जिसमें हमें विशेष बहुमत से संशोधन करना होता है, जैसे कि मूल अधिकार, सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। और तीसरा है पहली और तीसरी श्रेणी से जो संबद्ध नहीं है, यानी कि जो ना आपके साधारण बहुमत से बदला जा सकता है, ना आधे राज्यों का जो बहुमत है उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है, तो वो अगर दोनों से अलग है कोई भी संशोधन तो वो आपका विशेष बहुमत में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे पहली और तीसरी श्रेणी से जो संबद्ध नहीं है वो हमें ध्यान रखना है कि ना साधारण बहुमत से बदला जा सकता है, ना आधे राज्यों के बहुमत से बदला जा सकता है, उसमें हम उन सबको विशेष बहुमत से बदल सकते हैं। तो इस तरह से विशेष बहुमत से इन सब चीज़ों में चेंज किया जा सकता है। ज़्यादातर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ही चीज़ें आती हैं। इसके बाद आता है अब संसद के विशेष बहुमत और प्लस राज्यों की स्वीकृति के द्वारा, कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति। इसमें आता है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, केंद्र राज्यों की जो कार्यकारिणी शक्ति का विस्तार है वो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट हो, केंद्र राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों का विभाजन करना हो, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय हो, जो आपकी 7th शेड्यूल है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची दी गई है, उससे संबंधित, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो, या संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति, यानी कि खुद आर्टिकल 368 में अगर कोई बदलाव करना हो तो उसके लिए राज्यों की स्वीकृति की ज़रूरत होगी। तो
तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपके विशेष बहुमत और प्लस राज्यों की स्वीकृति के द्वारा बदले जा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको संविधान के संशोधन की सिंपल प्रक्रिया के बारे में बताने की कोशिश की है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।